अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे दादू के करीब इंडस हाईवे जाम शोरों के करीब खौफनाक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रक ने मुसाफिर वैन को टक्कर मार दी है। हादसे में 15 अफराद जाम भाग और 5 जख्मी हो चुके हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है जाम शोरों में दादू के करीब इंडस हाईवे पर, जहां पर खौफनाक हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार ट्रक ने मुसाफिर वैन को टक्कर मार दी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं आज़ाद बलोच से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी देखिए, बिल्कुल ये जो अफसोसनाक हादसा है अब से कुछ देर कबल सन के करीब मांझन के इलाके में पेश आया है। तहम ये तेज रफ्तार जो ट्रक थी उसने मुसाफिर वैन को कुचल डाला है और मुसाफिर वैन में जो मुसाफिर मौजूद थे वो अब तक जो इब्तदाई मालूमात बताई जा रही है उसके मुताबिक 15 मुसाफिर जान बहक और 5 से ज्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं। तहम मौका पर मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू की टीमें ना पहुंचने के बायस रेस्क्यू में मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है और अब तक जो है वो मांझन अस्पताल में 5 से ज्यादा जो है वो जानबाग अफराद की लाश पहुंचा दी गई है। तहम 5 जख्मी भी पहुंचा दिए गए हैं जिनकी हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। तहम इलाके में अब तक जो है वो रेस्क्यू के जो बेहतर इकदाम नजर नहीं आ रहे और मकामी अफराद ही अब तक रेस्क्यू का काम सरअंजाम दे रहे हैं मगर उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। तहम अब तक जो जराए का कहना है कि यह हादसा जो है तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। जी अच्छा आज़ाद, ये भी बताइएगा कि जख्मियों की हालत कैसी है और क्या तमाम लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक जो है रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर रेस्क्यू के कोई मशीनरी मोटरवे की नहीं पहुंची है और अब जो बताया जा रहा है कि इस वक्त रेस्क्यू के लिए मोटरवे की टीम पहुंची है। तहम मशीनरी और दीगर रेस्क्यू के लिए अमला पहुंच रहा है और अब तक जो 5 जख्मी अस्पताल में लाए गए हैं उनकी हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। और आज़ाद, जो 15 अफराद जाबाक हुए हैं उनमें क्या खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं? जी देखें, बिल्कुल इसमें अभी तक जो है मुकम्मल तौर पर तफसीलात सामने नहीं आई है। तमाम तर जो रेस्क्यू है वहाँ के कुछ जो अफराद रेस्क्यू कर रहे हैं और जो जख्मी है वो भी जो उनमें बच्चे भी कुछ नौजवान जो हैं रेस्क्यू का अमल जारी है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आज़ाद बलोच हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा बयान दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हो सकता है आर्मी चीफ की तैनाती से पहले हम इलेक्शन ही करवा दें, नवंबर से पहले, तब निगरान हुकूमत होगी। ये भी हो सकता है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। इस सवाल पर निगरान हुकूमत से पहले क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जा सकती है? वज़ीर दिफा का कहना था कि जनरल बाजवा खुद ही ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि अगले आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान अपनी ज़ाती मर्जी करना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ाकार अदलिया की तरह इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होना चाहिए। अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो बिल्कुल गौर किया जाएगा। नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट तब्दील की गई नहीं हो सकता। उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन ही करा दें। ये आपके प्लान का हिस्सा है? पॉसिबिलिटी तो है ना, नवंबर से पहले। नहीं, नवंबर से पहले हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? और शहबाज शरीफ ना करें अपॉइंट? मेरा ख्याल है उससे इस तरह हिसाब किताब हो सकता है कि निगरान हुकूमत उससे पहले चली जाए और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, तो कोई भी आ सकता है। गिवन दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही होते हैं नवंबर में भी, और अगर जनरल फैज का नाम भी है लिस्ट में तो उनका नाम भी कंसीडर किया जाएगा। PMLN विल कंसीडर इट विद हार्ट। मुझे देखिए, अगर उनका सीनियरिटी की लिस्ट में जो उस वक्त नवंबर में उनका नाम हुआ तो बिल्कुल वो कंसीडर किया जाएगा। ऑल दोज नेम्स व्हिच विल बी रिकमेंडेड बाय GHQ। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है PTI के साबिक वज़ीर इत्तलात और रहनुमा फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। फरमाइएगा कि ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर कि इमरान खान अगले आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर अपनी ज़ाती मर्जी करना चाहते थे, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह है कि ख्वाजा आसिफ को PTI या इमरान खान का तो पता नहीं कैसे उनका ये तज्जिया है। ये उनका तज्जिया है, ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन तो उनकी नहीं है, ये तो गलत है।
इमरान खान हमेशा इदारों की मजबूती के लिए खड़े हुए हैं। पाकिस्तान फौज के इदारा जो है उसकी मजबूती बहुत अहम है हमारे लिए, और हम समझते हैं कि जो भी फैसला इस ज़मन में होना है वो फौज को मजबूती के लिए होना चाहिए, और ये सियासी फैसला नहीं है, एक इंतज़ामी फैसला है, और उसको इसी नुक्ता नज़र से इसी तरीके से देखने की जरूरत है। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब मनपसंद आर्मी चीफ तैनात करवाना चाहते थे ताकि सियासी मफादात और उनकी हुकूमत का तसलसल बरकरार रहे। उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। ख्वाजा आसिफ तो एक नॉन झूठे हैं, उनकी बात को हम इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं? वो जो मर्जी कहते फिरे, उनकी बात का क्या हैसियत है या उसको हम क्या, और खसूसन वो को पीटीआई की तरफ से के बारे में किसी किस्म का कोई बयान दे, उनके बयान को हम क्यों अहमियत और हैसियत दें? उनकी कोई हैसियत नहीं है इस पस मंजर में। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ख्वाजा आसिफ की जानिब से वाज़े तौर पर कहना है कि मुमकिन है कि नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। ये बात इमरान खान की जानिब से भी पहले कही गई थी कि नवंबर या दिसंबर में आम इंतखाबात करवा लिए जाएं। क्या कहेंगे आप इस पर? नवंबर दिसंबर में नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर में आम इंतखाबात करवाएं। तो उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के मारूजी हालात में हमारी सियासी, इंतज़ामी और मुआशी तबाही हो गई है इस गलत फैसले से। इमरान खान को जो हटाया गया है उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा बहरान पाकिस्तान में जन्म ले चुका है, और ये जो इंतखाबात हैं इसके अलावा इसमें हल नहीं है। और जो भी PMLN में ये सोच रखेगा, इस तरफ सोचेगा, वो उसकी सोच जो है वो दुरुस्त है, और जल्द अज जल्द मुल्क में नए इंतखाबात ही वो सियासी इस्तेहकाम का वाहिद जरिया है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आर्मी चीफ की जो तैनाती का मामला था, ख्वाजा आसिफ ने उसको ज़्यादा इन्हांस किया है और उनका कहना है कि जो PTI की गवर्नमेंट गई है वो भी इसी ज़ुमरे में गई है। लेकिन ये तो अगर एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट या एक अपॉइंटमेंट के ऊपर हुकूमत चली जानी है और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है, तो फिर तो ये बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि बहुत अलमिया है। पाकिस्तान की हुकूमत तो जो गई है वो एक अमरीकी ख्वाहिश पे गई है, और उस ज़मन में काफ़ी से ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी है, और अब हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस उसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन जो है उसकी तश्कील करें, और उसके मुताबिक जो है वो हम आगे बढ़ें। फवाद चौधरी साहब, आप क्या देख रहे हैं, कोई निगरान सेटअप आने वाला है? जाहिर है निगरान सेटअप आएगा, और अगले इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह होंगे। फवाद चौधरी साहब, जानना आपसे चाहेंगे कि नून लीग के इजलास के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? साबिक वज़ीर इत्तलात और रहनुमा फवाद चौधरी साहब, GTV से गुफ्तगू करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मेरे पास भी इतलात हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद कहते हैं नून लीग ने सोचा कुछ और था कुछ, लेकिन कुछ और हो गया। 20 मई से पहले इलेक्शन की तारीख आ गई तो इमरान खान और रुफ़क़ा से मुशावरत करेंगे। इमरान खान ने कहा कि बातचीत के लिए तैयार हूँ, पहले इलेक्शन की तारीख दें। पंजाब में आईनी बहरान जारी है, सूबा ताहाल गवर्नर से महरूम है। साथ ही गवर्नर पंजाब की तैनाती और चार्ज लेने के मामले पर आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस हवाले से नुमाइंदा GTV अदनान जैदी गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। जी अदनान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखें, सूरत हाल तो मुकम्मल ऐसे ही है जैसे गुज़िश्ता कई दिनों से थी, लेकिन अब ये आइनी जो बहरान है पंजाब में वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्योंकि जब से अब उमर सरफराज चीमा हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें ओहदे से हटाया गवर्नरशिप से, तो उसके बाद से अब तक ये गवर्नर हाउस आप देख लें कि एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर अब ताले लगे हुए हैं, ना यहाँ पर कोई इस वक्त हुकूमती काम हो रहा है, ना ही कोई अवामी मसाइल के लिए कोई यहाँ पर आ सकता है, बल्कि इसके बिल्कुल गेट्स जो हैं वो बंद है। और जबकि यहाँ पर पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी भी मौजूद है, और उसके अलावा यहाँ पे आप इस वक्त देख सकते हैं
हैं ताकि कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। आइनी बहरान की अगर हम बात करें तो जिस तरह बलीगुर रहमान जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनकी समरी सदर मुमलिकत की इस वक्त टेबल पर है, लेकिन उस पर अभी तक दस्तखत नहीं हुए। यही वजह है कि इस वक्त उमर सरफराज चीमा के बाद यहाँ पर कोई भी अभी तक गवर्नर नहीं बन सका, और उसकी ख़ास वजह यह है कि जब उन्होंने अपना ओहदा उनका ये ख़त्म हुआ तो उसके बाद परवेज़ इलाही ने कायम मुकाम गवर्नर बनना था, लेकिन उन्होंने भी कायम मुकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया, और लिहाजा आज अब ये दूसरा दिन है और ये गवर्नर हाउस को बिल्कुल ताले लगे हुए। अब देखना यह है कि अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, बलीगुर रहमान जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से रहनुमा हैं उनके, और उनकी समरी भेजी गई है, उस पर वो कब दस्तखत करते हैं और ये आइनी बहरान कब ख़त्म होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान जैदी अपडेट करने के लिए। हुकूमत का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर जारहाना अंदाज अपनाने का फैसला, धरनों, लॉन्ग मार्च और खूनी मार्च की बातें, अहम शख्सियात को नज़रबंद करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत ने पीटीआई की हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर जारियाना अंदाज जो है वो अपनाने का फैसला किया है, और मार्च और खूनी मार्च की बातें जो है उसके हवाले से अहम शख्सियात को नजरबंद करने के हवाले से भी गौर व खौज किया जा रहा है। और पीटीआई के लॉन्ग मार्च के हवाले से हुकूमत ने इब्तदाई मनसूबाबंदी के हवाले से जो मामला जो है उन पर गौर व खौज शुरू कर दिया है, जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि पीटीआई की तरफ से मुल्क जाम करने, धरने, अफरा तफरी फैलाने के हवाले से कभी इम्कान जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसके बाद जो है अहम इदारों की जानिब से हुकूमत को पीटीआई के लॉन्ग मार्च को निकलने से रोकने की तजवीज़ दी गई है। और ये कहा गया है कि लॉन्ग मार्च को सड़कों पर रोकना आसान नहीं होगा, इसलिए पीटीआई को लॉन्ग मार्च से निकलने ही न दिया जाए। और ये भी कहा गया है कि अपोजिशन की अहम रहनुमाओं की नजरबंदी की तजवीज़ भी दी गई है, और ये भी कहा गया कि विफाकी काबीना और इत्तेहादी कायदीन की मुशावरत से हतमी फैसला जो है वो सामने आएगा। जी, तजवीज़ और गौर व गौस का अमल शुरू हो चुका है। अब्बास नकवी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो चुका है। कहीं नींबू पानी तो कहीं आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल किया जा रहा है। गर्मी में घरों से बाहर निकलने वाली फैमिलीज भी गर्म मौसम से बचने के लिए शरबत का इस्तेमाल करती नजर आ रही हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी सबा पाशा। रोज बरोज बढ़ती हुई गर्मी से शहरी निडाल हो गए, जिसके बायस मुख्तलिफ इक़साम के मशरूबात की मांग भी बढ़ गई। आलू बुखारे, बादाम, संदल समेत दीगर मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा हो गया। शहरियों ने फैमिलीज के हमरा शरबत की दुकानों और एरियो का रुख कर लिया। हाइड्रेशन अच्छी रखें, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, जैसे यहाँ पे सिकंजवीन जो होती है वो इस्तेमाल होती है तो वो भी इस्तेमाल करें, तो उससे जो है वो काफ़ी हद तक इस गर्मी को इसका तोड़ निकाला जा सकता है। शहरियों का कहना है कि ठंडे ठार मशरूबात के इस्तेमाल से गर्मी को भगाने में मदद मिलती है। 10 से 15 मिनट के सफ़र के बाद ही आपने अगर पानी का पेट भर के पिया हो तो वो पसीना आने से प्यास इतनी बढ़ जाती है कि गला खुश्क हो जाता है कि मज़ीद आगे सफ़र करना मुश्किल हो जाता है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि गर्मी में जिस्म की नमकियात को पूरा करने के लिए मशरूबात अहम किरदार अदा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा नींबू पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जिस्म में पानी और नमकियात की तादाद मतवाजन रहे। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़, लाहौर। कराची में गर्मी की लहर जारी है कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला कर दिया। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। वसीम हैदर की रिपोर्ट। कराची में सूरज का पारा हाई के इलेक्ट्रिक के दावों की भी कली खुल गई। शहरियों के दिन का चैन और रातों का सुकून बर्बाद कर दिया। कराची में बिजली की ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया। गर्मी से परेशान शहरियों का कहना है कि ये तो के इलेक्ट्रिक का पुराना शेवा है। गैर ऐलानिया कुछ पता नहीं है, लाइट का कुछ मालूम नहीं, जब चाय गिर जाए रात को भी जाती है, 2 बजे चली जाए, 3 बजे चली जाए। आवाम ने बिजली की बंदिश के साथ पानी की किल्लत का भी शिकवा कर दिया। लाइट तो बहुत परेशान कर रही है कि इनकी कोई टाइमिंग ही नहीं है। जब रात को आदमी सोने की तैयारी कर रहा होता है लाइट गायब हो जाती है। पानी में इतनी बदबू आ रही है, पानी के अंदर कोई पुरसाने हाल ही नहीं है पूछने वाले इस इलाके को। मुझे
यहाँ से ना जितने भी मेंबर से या कोई भी नहीं आता यहाँ पर। 10:30 बजे जाती है, 12 बजे जाती है, 3 बजे जाएगी, 2:30 बजे आएगी, और शाम लाइट ही जा रही है, सुबह शाम। हर कोई परेशान है लाइट से। शहर में हीट वेव की पेशगोई के बावजूद के इलेक्ट्रिक की बेहिसी ने मायूसी में मुब्तला कर रखा है। कैमरामैन अवैस दाऊद के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज, कराची। मुल्क में बिजली का बहरान हर गुजरते दिन के साथ शदीद होता जा रहा है। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कि बिजली न चली जाए, चाहे तो जाने कब आए, यही फिक्र लगी रहती है गर्मी और लोड शेडिंग के सताए आवाम को। मुल्क का मुआशी हब कराची हो या कानून साजी का मरकज इस्लामाबाद, हर जगह लोड शेडिंग का अजाब आवाम पर मुसल्लत है। बिजली की लोड शेडिंग से इस्लामाबाद वाले भी परेशान दिखाई देते हैं। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। परेशान ने गर्मी तो बच्चे ने, छोटे घर ने, छोटे घर की गर्मी बहुत ज्यादा है, हवा भी नहीं चल रही, उत्थे बत्ती चली जाती, हवा नहीं लग रही, वडेरे बंदे, बीमार बंदे, उन्होंने वास्ते बहुत मसला। उधर पेशावर में गैर एलानिया लोड शेडिंग के बाइस शहरी परेशान हैं। बिजली के कम वोल्टेज की वजह से बरकी आलात के खराब होने का खदशा भी लगा रहता है। यहाँ पर खुद देखे लोड शेडिंग का 1 घंटे बिजली होती है, 3 घंटे लोड शेडिंग होती है। किस तरह बिजली नहीं है? नून लीग तो बड़े बड़े दावे करते हैं ना, क्या किया इन्होंने इन लोगों के लिए? सिर्फ दावे करते हैं। कोयटा में भी दर्जा हरारत बढ़ते ही एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया। बहुत गर्मी भी हो रहा है, यहाँ पर बिजली नहीं होता है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, हमारी चीज़ें ख़राब हो रहा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। बिजली बिल्कुल है नहीं हमारे इलाके में, इस वजह से हम सुबह बच्चे स्कूल जाना होता है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मुल्क भर के आवाम का ये मुतालिबा है कि जब बिल बाकायदगी से भेजे जाते हैं तो लोड शेडिंग जैसे मसले पर भी तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मंदी के बादल न छट सके। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज 960 पॉइंट्स घट गए। 100 इंडेक्स अपनी 43,000 की भी नफसियाती हद खो बैठा है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए हैं। इसी हवाले से हमने जानने के लिए रब्ता किया हमारे नुमाइंदे असगर अजीम से। असगर अजीम, बताइएगा कि इस गिरावट के पेश नज़र सरमायाकारों का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ पर जो है इंडेक्स में कारोबार का अख्ताम हो चुका है और अख्तामी मरहले में जो है 606 पॉइंट्स की सतह पर जो है वो इंडेक्स बंद हुआ है। जबकि ये जो मनफी सतह है, ये अगर हम मंडे की बात करें मौजूदा कारोबारी हफ्ते के, तो मंडे को 1400 से ज़्यादा पॉइंट्स की कमी हुई थी और अब जो है 606 पॉइंट्स की कमी पर जो है ये इंडेक्स बंद हुआ है और 42,842 पे जो है ये इस वक्त इंडेक्स मौजूद है। सूरत हाल बड़ी अजीब सी है, चूँकि सिर्फ एक दिन यानी कि गुज़िश्ता रोज़ 200 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, उसके बाद फिर मंदी का रुझान है और स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल है वो सरमायाकारों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल में है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर ब्रोकर जिब्रान सरफराज। इनसे हम जानते हैं कि आया मामलात है क्या और क्यों इस तरह से हो रहा है कि सिर्फ एक दिन का वक्फा आया जिसमें थोड़ी सी एक सांस लेने का मौका मिला और फिर सूरत हाल जो ऐसी हो गई। जैसा कि आपने देखा कि मंदी का तसलसल कल से बरकरार है। आज भी तकरीबन कल भी 1600 से ज़ायद पॉइंट जो मंदी देखी गई थी और आज भी तकरीबन 1100 से ज़ायद पॉइंट मंदी देखी गई, लेकिन आखिरी में थोड़ी सी रिकवरी आई है। 500 पॉइंट की तकरीबन 600 पॉइंट तकरीबन नेगेटिव बंद। पहले सेशन में 500 का डाउनफॉल आया, दूसरे सेशन में 476 का आया, टोटल 976 के बाद आखिरी जो 3 बजे के बाद जो सेशन था उसमें थोड़ा सा ये 400 पॉइंट जो इजाफा हुआ 300 पॉइंट प्लस में आ गया। तो इसकी बुनियादी वजह है क्या? देखिए, मार्केट तो बहुत ही डिस्काउंटेड है, तो इसमें जो अभी म्यूचुअल फंड्स हैं और बड़े ब्रोकर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनमें कुछ आइटम में पोटेंशियल नज़र आई है जिसमें रिटर्न इनको मिल रहा था, तो उसमें थोड़ी सी बाइंग एंड में थोड़ी सी हुई है। तो ये बाज़ार जो है तकरीबन इंटरेस्ट रेट की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है। US डॉलर जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल में है, मतलब जो जिस तरह बढ़ रहा है डे बाई डे, आज भी तकरीबन 190 रुपये क्रॉस कर गया। इंटर बैंक में तारीख की बुलंद तरी सतह है। तो ये चीज़ें जो है मार्केट के लिए भी ख़राब है, हमारे मुल्क के लिए भी ख़तरनाक है। जब ये चीज़ें इतनी महंगी होंगी, जिस तरह इलेक्ट्रिक के प्राइसेस हैं, गैस के प्राइसेस हैं, पेट्रोल के प्राइसेस हैं और जो मुस्तकबिल में जो बढ़ने वाले हैं, IMF की जो रिक्वायरमेंट है, इसके साथ साथ आप इंटरेस्ट रेट की बात करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से मंदी के बादल ना छट सके, रिपोर्ट कर रहे थे आप, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में 4 सालों के दौरान आलमी मालियाती इदारों से 5 अरब 71 करोड़ रुपए कर्ज लिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सबसे ज्यादा कर्ज BRT पेशावर के लिए लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफ से। जी इमरान, बताइएगा कि किन मंसूबों के लिए कर्जे लिए गए?
जी देखिए, जमात इस्लामी की MP उमेरा खातून ने गैर मुल्की कर्जों के हवाले से सवाल किया था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़श्ता 4 सालों में कितना कर्जा लिया है, जिस पर महकमा खजाना की जानिब से जवाब में बताया गया है कि सूबाई हुकूमत ने 4 सालों के दौरान आलमी मालियाती इदारों से 598 अरब 71 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इन दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 30 जून 2021 तक आलमी इदारों से 294 अरब रुपए का कर्जा लिया था, जिससे 235 अरब रुपए का कर्ज मजीद एशियाई तरक्याती बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी और दीगर इदारों से लिया जाएगा। इन दस्तावेजात के मुताबिक 30 जून 2021 तक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज्यादा यानी 120 अरब रुपए 19 करोड़ और 50 लाख रुपए का कर्ज लिया गया, और इनमें भी सबसे ज्यादा 65 अरब 12 करोड़ रुपए का कर्ज सिर्फ पेशावर की BRT के लिए जो है वो लिया गया। इसी तरह से माशी तरक्की के लिए 54 अरब रुपए, फाइनेंस के लिए 24 अरब रुपए, तवानाई मनसूबों के लिए 23 अरब रुपए और इलाकाई तरक्की के नाम पर 20 अरब रुपए भी लिए गए। एजुकेशन के लिए 18 अरब अलग हैं, तालीम के लिए 10 अरब रुपए अलग हैं, जबकि ज़राअत के लिए 7 अरब 20 करोड़ रुपए अलग से लिए गए हैं। इसी तरह से सोशल वेलफेयर के लिए 4 अरब रुपए भी वसूल किए गए हैं। जी, BRT के लिए 65 अरब 12 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया है। इमरान यूसुफजई हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और पेशावर के चिड़ियाघर में 6 नन्हे मेहमानों की आमद हुई है। ज़ेबरा के यहाँ 2 जबकि 2 कोहान वाली ऊँटनियों के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवाब शेर से। जी नवाब, नन्हे मेहमानों की सेहत कैसी है और उनकी देखभाल के लिए चिड़ियाघर इंतजामिया ने क्या इक़दाम किए हैं? जी बिल्कुल, पेशावर चिड़ियाघर में 6 नन्हे मेहमानों की आमद हुई है और ज़ेबरा के यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई है। इसी तरह चिड़ियाघर में 2 कोहान के ऊँटों के यहाँ भी 2 बच्चों की पैदाइश हुई है, जबकि अरेबियन ऑक्स और स्पाइट हिरनी के भी बच्चे की पैदाइश हुई है। और चिड़ियाघर में जानवरों की जो है वो अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है, जबकि चिड़ियाघर के वेटरनरी डॉक्टर का कहना है कि तमाम जो बच्चे पैदा हुए उनकी सेहत काफी बेहतर है और उनकी सही देखभाल की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया नवाब शेर। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर झगड़ा ने सूबे में आटे की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं रमज़ान में 20 किलोग्राम आटे की कीमत 800 रुपये थी, जो अगले बजट तक बरकरार रखेंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नवाब शेर जो इस वक्त तैमूर झगड़ा के साथ ही मौजूद है। जी नवाब। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में आटे के बहरान का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त सूबाई वज़ीर तैमूर झगड़ा साहब मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात कर रहे हैं। सर जी, खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आटे का बहरान आ रहा है और आटा महंगा किया जा रहा है, जबकि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं कपड़े बेचकर खैबर पख्तूनख्वा को सस्ता आटा फराहम करूँ। मुझे तो हंसी भी आ रही है, कोई समझ भी नहीं आ रही कि इस टाइप के ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है। एक तरफ वो कहते हैं कि आटे की कीमत कम करें, आपको पता है, पूरे सूबे को पता है कि सरकारी आटा रमज़ान से और इंशाल्लाह हम कंटिन्यू भी करेंगे 800 रुपये पे बिक रहा है। एक चीफ मिनिस्टर का रिकॉर्ड फैसला था कि मुश्किल वक्त में हम ये 800 रुपये पे आटा बेचने की रिलीफ दें, ये कंटिन्यू करेगा। हाँ, ये ज़रूर है, एक रिवायत रही है, इमरान खान साहब के वक्त में बहुत हद तक कम हो चुकी थी कि जब भी आटे का प्रेशर होता है तो पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड फ्लोज और सप्लाईज जो है वो बंद कर देती है। तो आप जो है ये अपनी ही हुकूमत में आपने खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फ्लोज जो है या रोक दी या कम कर दी, ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तैमूर झगड़ा साहब का ये कहना है कि अगर हुकूमत से मसाइल हल नहीं होते तो उनको चाहिए कि वो अपनी हुकूमत को डिज़ोल्व करे और नई इलेक्शन कराए ताकि आवाम के मसाइल जो है वो हल हो सके। जी, इस्लामाबाद के इलाके इकबाल टाउन में 7 साला बच्ची से ज्यादती। बच्ची के वालिद के मुताबिक अकील मसीह बच्ची से ज्यादती के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। इसी पर बात करते हैं आसिया कौसर से। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। इस्लामाबाद के खलना के इलाके में ये वाक़या पेश आया है और 7 साला बच्ची के साथ जो है वो ये ज्यादती का वाक़या है और बच्ची के वालिद का कहना है कि सफाक मुलजिम में जो है वो ज्यादती के बाद फरार हो गया है। बच्ची के वालिद का ये भी कहना है कि मुलजिम अकील मसीह के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए और मुकदमे में ज्यादती की दफात भी शामिल की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अब तहकीकात शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज हो चुका है। आसिया कौसर हमें अपडेट कर रही थी, आपका बेहद शुक्रिया। एक ब्रेक।